अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज 19 सितंबर 2024 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसे मुकदमे की समाअत हुई जिससे हमारे मुनसिफ़ आज़म यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़रीद ईसा की मौजूदा इंतखाबात में धांधली से मुतालिक जो पूरी लेगेसी थी वो खुल के सामने आई। और उसके अलावा एक ऐसा मुकदमा भी हुआ आज, एक मुकदमे का फैसला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिससे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की लेगेसी वाज़ेह हुई। और ये दोनों चीफ जस्टिस साहिबान हुकूमत वक्त के फेवरेट्स और नाकदीन के हमेशा ही हिट लिस्ट पर रहे हैं। आज उन दोनों चीफ जस्टिस ने इसकी वजह भी साबित की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से पहले बात करते हैं। उन्होंने ट्रिब्यूनल्स जो कि इस्लामाबाद के हद तक इंतखाबी उज़रदारियाँ, इंतखाबात में धांधली के मुकदमात सुनने के लिए बनाए जाते हैं, उस मुकदमे पर अपना फैसला सुनाया है। और ये अहम तरीन मुकदमा था। आज लग ये रहा था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक एक लकीर खींचेंगे कि क्या वो अपने साथी जजेस के साथ खड़े हैं या उनका मौक़िफ़ वही है जो 25 मार्च से पहले था और जिसकी वजह से उनके साथी 6 जजेस को ख़त लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी हालत-ए-ज़ार और अपने ऊपर बीतने वाले तमाम तर जो एजेंसियों की तरफ से रवैया था वो बताना पड़े। आज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने एक फ़ैसला सुनाया। वो फ़ैसला इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स की हद तक था और वो फ़ैसला ये था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स पर अपना फैसला दोबारा करने का हुक्म दिया है। एक तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल का पहले का फैसला कलअदम करार दिया और फिर दोबारा फैसला करने का भी हुक्म दिया। अगर आपको याद हो तो हमें ये पूरा जो मुकदमा है इसको देखने के लिए कम से कम पीछे 4 माह या आप कह सकते हैं कि इंतखाबात के दिन से पूरी कहानी शुरू करनी पड़ती है। इंतखाबात के दिन 8 फरवरी को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जो एक रोदाद सुनना शुरू हुई, हमने देखा कि तीसरे दिन से इंतखाबी नताइज आना शुरू हुए और फॉर्म 47 फॉर्म 45 से बिल्कुल ही कोई मुमासिलत नहीं रखते थे। और उसके बाद पूरे मुल्क में बच्चे बच्चे के मुंह ये डिबेट चढ़ गई कि फॉर्म 45 क्या होता है और फॉर्म 47 क्या होता है। इससे मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज क्या रिमार्क्स दिए, कौन से एक जुमले में पूरी बात लपेटती, उस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन इन्हीं इंतखाबी धांधली यानी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फ़र्क के बीच में जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उन पर तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने फरवरी के दूसरे हफ्ते में ट्रिब्यूनल्स के लिए नाम मांगे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी अदालत में से सबसे बेहतरीन जज को चुनकर इन ट्रिब्यूनल्स के लिए मुकर्रर किया। वो जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। उस वक्त तक कोई मसला नहीं था, उस वक्त तक कोई बात खुलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन फिर इंतखाबात के ठीक 1.5 माह बाद 25 मार्च 2024 आई जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस ने खत लिखा और उस खत की बुनियाद वो एक मरकजी वाकया निकला जो कि जस्टिस जहांगीरी के ही घर में कैमरे लगाने का था। और फिर उसके बाद वो जो एक वाकया था वो तमाम तर वाकयात पर सबकत ले गया और उस वाकये को बुनियाद बना करके काफ़ी हंगामा भी हुआ, बहुत आवाज़ें भी उठी। हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर डलने वाले दबाव के बाद पूरे मुल्क की हाई कोर्ट्स भी मुतहरिक हुई, सुप्रीम कोर्ट को भी सूमोटो लेना पड़ा। फिर हमने उस सूमोटो के बाद देखा कि किस तरह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फ़रीद ईसा ने अपने जजेस के साथ खड़े होने से इनकार किया। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी की जिससे लगा कि अब वो डट गए हैं और अपने साथी जजेस के साथ खुल के खड़े हो गए हैं। और उनमें मरकजी जो एक उनका करेक्टर रहा वो रहा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस में। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू हुई। उस मुनज़्ज़म मुहिम में उसका आगाज़ इन्हीं ट्रिब्यूनल्स के मामले से जुड़ा है। जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनको इन ट्रिब्यूनल्स का सरबराह मुकर्रर किया तो ट्रिब्यूनल्स के मामले पर 4 माह पहले यानी 2 मई को पहली समाअत की जस्टिस जहांगीरी ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए और साथ ही उन्हें फॉर्म 45 का तमाम तर रिकॉर्ड लाने को कहा और ये भी कहा कि बयान हल्फी लूंगा और अगर किसी ने झूठ बोला या गलत बयानी की तो उन्होंने कहा कि उसको सज़ा दूंगा, वो जेल भी जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि बयान हल्फी गलत जो जमा कराते हैं उनका तो जाहिर है कि उनके लिए जो सज़ा है वो उनको मिलेगी। इस तरह तब ये हुआ कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ असल कैंपेन का आगाज़ हुआ जब उन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हल्के, जहाँ से कि मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील अब्बासी, तारिक फजल चौधरी और तीसरे हल्के से मुस्लिम लीग नून के ही खुर्रम नवाज जो है वो जीते हैं। इन तीनों हल्कों के जब उन्होंने फॉर्म 45 मंगवाए तो ये तीनों कैंडिडेट्स मुस्लिम लीग नून के जो थे वो चले गए इलेक्शन कमीशन में। उससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। उस सदारती ऑर्डिनेंस के अंदर ये तय था
कि जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है इस पर रिटायर्ड जजेस को भी ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाया जा सकेगा। इस ऑर्डिनेंस को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन के सामने ये दरख्वास्त डाली गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं वो जजेस के साथ अपनी जो लाइन है उसको क्रॉस कर रहे हैं, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं वो कैंडिडेट्स के साथ, जो मुस्लिम लीग नून के जीत के आने वाले अरकान हैं, उनके साथ पर्सनल हो रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिर इस मुद्दे पर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह बर्क रफ्तारी से 4 दिन के अंदर फैसला दिया, और उस फैसले के अंदर उन्होंने जस्टिस जहांगीरी का ट्रिब्यूनल ही तब्दील कर दिया, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल से मुतालिक आइन के तहत हतमी फैसला करना होता है वो इलेक्शन कमीशन ने करना होता है। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दील किया। ट्रिब्यूनल तब्दील करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों ट्रिब्यूनल्स जस्टिस शकूर पराचा को पकड़ा दिए, जो कि रिटायर्ड जज हैं, और वो रावलपिंडी के ट्रिब्यूनल्स के लिए मुकर्रर किए गए हैं, क्योंकि हुकूमत उस वक्त तक कानून साजी कर चुकी थी कि जो सदारती ऑर्डिनेंस था उसको बाकायदा एक्ट की शक्ल दे दी गई कि जो ट्रिब्यूनल्स होंगे उनके अंदर रिटायर्ड जजेस भी सुन सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने ये मुद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों फॉर्म 47 से हारने वाले कैंडिडेट्स लेकर आए, और फिर उनकी दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जब पहली समाअत की तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की खूब इज्जत अफजाई की, और ये भी कहा था कि जब मैंने अपने साथी जज को मुकर्रर किया, मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई मसला नहीं है, तो आप उनकी क्रेडिबिलिटी पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के अंदर जस्टिस जहांगीरी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो क्योंकि उन्होंने एज इट इज़ जो मुस्लिम लीग नून के दरख्वास्त गुजार थे उनकी दरख्वास्तें एक्सेप्ट की, तो वहाँ ये इल्ज़ाम मौजूद था कि जस्टिस जहांगीरी पर्सनल हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी गैर जानिबदार नहीं है, और उसके साथ वो अकरबा परवरी नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगाया गया जस्टिस जहांगीरी पर, और इन्हीं इल्ज़ामात की वजह से जस्टिस आमिर फारूक ने काफ़ी इलेक्शन कमीशन की धुलाई भी की थी उस समाअत के अंदर। खैर उसके बाद जस्टिस जो पहली तीनों समातें थी उनमें यही कहते रहे चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला गैर कानूनी है और किसी सूरत बरकरार नहीं रह सकता, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये तमाम तर मामला है इसमें इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है कि जब एक हाई कोर्ट ने उनको तजवीज़ कर दिया तो उसके बाद वो ये करे, और वो कैसे जज पर इल्ज़ाम लगाने पर्सनल हो रहे हैं। खैर ये मामला उन्होंने तब महफूज किया, साथ कहा कि मैं महफूज नहीं कर रहा, ये जो वेट फॉर ऑर्डर है इसको रिजर्व ऑर्डर ना समझे। और फिर 1.5 माह बाद या 1.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, आज वो फैसला आता है जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 29 जुलाई को महफूज किया था, जिसको वो कहते हैं कि वेट फॉर ऑर्डर है, महफूज नहीं है। आई डोंट नो वो इन बातों से, इन इस्तिलाहों से क्या साबित करना चाह रहे हैं, पर खैर उसके बाद आज फैसला आया, और उस फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार तो दिया गया, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा था कि ये फैसला गैर कानूनी है, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक माहिर है रास्ता निकालने में, बीच का रास्ता निकालने में, और ऐसा रास्ता जिससे मामला वापस कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह जाता है। और फिर यही हुआ, इलेक्शन कमीशन जो कि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के ऊपर इल्ज़ामात लगा चुका, उसी जज को के बारे फैसला करने के लिए वापस इलेक्शन कमीशन को केस रेफर कर दिया गया है कि आप ट्रिब्यूनल तब्दीली पर नजरसानी करें। आइन और कानून के मुताबिक ये अगर इस वक्त जायज़ है भी, तो हमें ये देखना है कि जब 180 दिन का दुरानिया पूरा हो चुका तो इस मामले को ड्रैग करके क्या हासिल किया जा रहा है। और उसके अलावा ये कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज लकीर खींच दी कि जो जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट वाला फैसला, उनकी डिग्री मनसूखी, उनके खिलाफ एक ऐसे वक्त पर यह तमाम तर कॉन्स्पिरेसी का सामने आना और वहां से कराची यूनिवर्सिटी का फैसला आ जाना और उस पर एक और हाई कोर्ट का, जो कि सिंध हाई कोर्ट है, उसका स्टैंड लेना, ये सब कुछ साबित करता है कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ होने वाले एक्शन सिर्फ एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल और उस 6 जजेस के खत की वजह से शुरू हुए। उससे पहले ना ही हुकूमत को ना ही किसी और को मसला था जस्टिस जहांगीरी से। जस्टिस जहांगीरी इससे पहले हुकूमती ओहदों पर भी रहे हैं, जो कि एडवोकेट जनरल के ओहदे थे, और तब भी इस मौजूदा हुकूमत और इनके इत्तेहादियों को उनसे कोई मसला नहीं था। लेकिन अब मसला हुआ जब वो उनकी हुकूमत को खतरे में डालने लगे। पहले दिन से कह रही हूँ, अगर एक ट्रिब्यूनल भी खुल जाता, किसी भी एक ट्रिब्यूनल के अंदर कोई एक हल्का भी खोल दिया जाए और वहां पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तजाद को साबित कर दिया जाए, तो पूरे का पूरा इलेक्शन मुतनाज़े होने का खतरा है। बात निकली अब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की, तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की तरफ आते हैं, जो कि बलूचिस्तान के एक सूबाई हल्के का मुकदमा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त हुकूमत में, विफाक में तो इत्तेहादी है, लेकिन सूबाई सतह पर उनकी लड़ाई जारी रहती है। उन्होंने बलूचिस्तान के एक हल्के, जो कि PB 14 है, वहां पर दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसर के खिलाफ जानिबदारी के इल्जामात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे गुलाम रसूल, उनकी दरख्वास्त चीफ जस्टिस कादी फरीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद की है
और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महमूद खान को कामयाब करार दिया है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की अदालत हो और मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हो तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन उन्होंने इस मुकदमे के दौरान आज एक रिमार्क्स दिए जो कि चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के इंतखाबी धांधली के मामले पर तमाम तर जो अभी तक के इल्जामात थे फॉर्म 45 और 47 के, उन पर उनकी लेगेसी को वाजे करते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि कैसे जब वकील जो थे दरख्वास्त गुजार के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के, उन्होंने बताया कि 96 पोलिंग स्टेशन में से 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त की और रिटर्निंग अफसर ने अपनी जानिबदारी की वजह से उनकी दरख्वास्त नहीं सुनी, तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपको कैसे पता कि रिजल्ट गलत तैयार किए गए। और फिर चीफ जस्टिस ये कहते हैं जब उनको ये बताया गया कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट ये नहीं थे, फॉर्म 47 के अंदर रिजल्ट में रद्दोबदल की गई, तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 या फॉर्म 47 नहीं रहते, बल्कि जो वो ये कहते हैं कि जो फॉर्म 45 होता है वो तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। और चीफ जस्टिस कहते हैं कि झूठा सच्चा अल्लाह जानता है, हम हकाइक पर फैसले करते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं है कि यहाँ हम सच और झूठ का फैसला करें। और फिर चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं होती। ये वो एक जुमला है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इन पूरे इंतखाबात से मुतालिक एक लेगेसी को वाजे करता है। चीफ जस्टिस की नज़र में फॉर्म 45 कुछ भी नहीं है। सो अगर उनके सामने कोई मुकदमात आएंगे फॉर्म 45 और 47 से मुतालिक, जो कि इससे पहले भी हमने देखा मुतादिद मौक़ों पर आते रहे और चीफ जस्टिस उस मामले को अवॉइड करते रहे, और आज बाकायदा बिल्ली थैले से बाहर आएगी जब उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं होती, वोट्स की अहमियत होती है, तो वोट्स को ही मुरतब करके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 बनाए जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जब मुकदमात सुने जा रहे होते हैं तो उनकी कोर तक क्या हमारे जजेस समझना नहीं चाह रहे होते हैं, या फिर वो एक ऑलरेडी फैसला करके आए होते हैं और उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे होते। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा पर दूसरी सूरत ज़्यादा लागू होती, क्योंकि आज तक मुकदमात जितने भी आए हैं इंतखाबात के उनके सामने, उसमें जीत हुकूमत की हुई है और ये कोई इत्तफाक नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हर मुकदमा जो हुकूमत यहाँ लेकर आए वो जेन्युइन हो और दूसरे फरीक जो लेके आए वो जेन्युइन ना हो। तो ये वो तमाम तर मामलात है जो सवालात उठाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 8 फरवरी 2024 तक के लिए जो इंतखाबी उनकी लेगेसी है उसको लेकर के। और आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैजीसा की इन इंतखाबात में मुकम्मल सहूलतकारी, उसके बाद होने वाले पोस्ट इलेक्शन मैटर्स, प्री इलेक्शन जो मैटर्स थे उनके बाद अब उनका पूरे का पूरा किरदार खुल के सामने आने लगा है, क्योंकि इंतखाबात से मुतालिक तहकीकात और इंतखाबी जो धांधली के इल्ज़ामात है फॉर्म 45 और 47 में, उनको ये दोनों ही जजेस इंटरटेन करने को तैयार नहीं है और मुस्तरद कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जो हुकूमत इस वक्त कायम है वो किसी भी तरह से सस्टेनेबल रहे, और यही वजह है कि हुकूमत आईनी तरमीम करके इन्हीं अशखास को एम्पावर करना चाहती है और उन सारे लोगों को जो शायद इंडिपेंडेंटली इस इंतखाबात की धांधली पर तहकीकात चाहते हैं उनको रास्ते से हटा देना चाहती है। अब तक के लिए इतना ही था। आज के दिन में और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।